नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण आपका अध्याय 10 और उसमें हमने पिछली बार बात की थी आपके C4 चक्र की, यानी कि 4 कार्बन जो है उसका स्थायी उत्पाद होता है OAA, है ना, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। और इस चक्र को किसने बताया था? हैच एंड स्लैक ने इस चक्र को बताया था। और उसमें मोनोकॉट जो होते हैं काफ़ी सारे, उनमें ये जो है C4 चक्र पाया जाता है। और उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उत्पादकता इसकी ज़्यादा होती है ना। और साथ ही हमने पढ़ा था, एक वर्ड पढ़ा था, प्रकाश श्वसन। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 2 प्रश्न दिए थे असाइनमेंट के, तो चलिए हम उन पे बात कर लेते हैं। पहले C4 चक्र की खोज किन वैज्ञानिकों ने की थी? तो हैच एंड स्लैक ने की थी। और C4 चक्र के प्रथम उत्पाद का नाम बताइए। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, है ना, OAA, जो होता है C4 युक्त, है ना, यानी वो 4 कार्बन परमाणु युक्त होता है। और अब हम बात करेंगे आज अप्रकाशिक अभिक्रिया में एक और चक्र था CAM चक्र, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे आपके प्रकाश श्वसन के बारे में। तो बात करते हैं क्रेसेलियन अम्ल उपापचय चक्र, ठीक है, जिसको क्या कहा गया है? CAM चक्र, है ना। और ये जो है सामान्यतः किसमें? मांसल जो पत्तियां होती हैं, है ना, और जिनके छिद्र जो हैं, रंध्र जो हैं, वो रात्रि में खुलते हैं, उनमें ये जो चक्र है पाया जाता है। और ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं जिनके अंदर की रात्रि में रंध्र खुलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऐसे रंध्र तिमिर सक्रिय, तिमिर बोलते हैं अंधेरे को, है ना, तो तिमिर सक्रिय कहलाते हैं रंध्र। और इस पादप में रात्रि के समय जो पत्तियां हैं वो CO2 का अवशोषण करती हैं। यानी आप देखिए, इन डे लाइट ये बंद रहते हैं इसके स्ट्रोमेटास, और एट नाइट इसके स्ट्रोमेटास जो हैं वो ओपन रहते हैं। इसमें भी जो प्रथम उत्पाद है आपका OAA बनता है ना। ये CO2 को ग्रहण करके 4 कार्बन यौगिक ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA का ही निर्माण होता है। और OAA किस में परिवर्तित होता है? फिर मैलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार जो रात्रि में क्या होता है, मैलिक एसिड में ये परिवर्तित हो जाता है। फिर रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण जो है वो किसके रूप में होता है? मैलिक एसिड के रूप में, ठीक है, किसके रूप में होता है? मैलिक एसिड के रूप में होता है। और दिन के समय जो मैलिक एसिड के जो डीकार्बोक्सिलीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जो हरित लवक में विसरित होकर के कैल्विन चक्र के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाती है। मतलब ये देखिए, दिन के समय क्या होता है? ये रात्रि के समय मैलिक एसिड में क्या हो गई? स्थिरीकरण किसका हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। अब ये दिन के समय क्या करती है? दिन के समय ये हरित लवक में विसरित होकर के क्या करती है? कैल्विन चक्र के माध्यम से क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाती है। यानी फिक्सेशन इसका कैल्विन चक्र में सुबह, यही वाला दिन के समय होता है, ठीक है। इस चक्र की विशेषता यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण की प्रक्रिया रात्रि में, ठीक है। अब स्थिरीकरण तो क्या कब हुआ? रात्रि में। और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन एवं शर्करा निर्माण की प्रक्रिया दिन में एक ही कोशिका में संपन्न होती है। यानी इसका स्थिरीकरण तो रात्रि में हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और अपचयन, और उसके बाद अपचयन के बाद कार्बोहाइड्रेट में ही तो ये कन्वर्ट होती है, तो शर्करा निर्माण जो है वो दिन में एक ही कोशिका में संपन्न हो जाता है। ये चक्र मांसलोद्भित एवं शुष्कोद्भित पादप जो ज़्यादातर ड्राई एरियाज़ में मिलते हैं, है ना, वहाँ पर जो मरुस्थलीय पादप जो होते हैं ना, उनकी आपने देखा होगा पत्तियाँ जो हैं गूदेदार हो जाती हैं। तो कार्य की अनुकूलन है जिसके द्वारा जल हानि किए बिना ही पौधा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर लेता है। क्योंकि मरुस्थलीय पादपों में, शुष्क एरिया के पादपों में पानी की कमी होती है, इसलिए ये जो क्रिया है वो जल हानि के बिना ही संपन्न हो जाती है। इस उपापचय अभिक्रिया का सर्वप्रथम जो किया गया था अध्ययन, वो किया था क्रेसुलेसी कुल के पादपों में किया गया था। इसीलिए इसको क्रेसेलियन अम्ल उपापचय कहते हैं। इसका जो CAM नाम दिया गया है ना, CAM जो नाम दिया गया है,
वो क्यों दिया गया है? क्योंकि सबसे पहले जो इसका अध्ययन किया गया था वो किया था क्रैसुलेसी कुल के पादपों में। तो ये प्रश्न भी आपका परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है। और प्रमुख जो सीएम पादप होते हैं, अगेव है, केरला है, अनानास है, नागफनी है। जो आपके कैक्टस होते हैं ज़्यादातर, वो कैक्टस के जो पौधे होते हैं उनमें ये CAM साइकिल उपस्थित होती है। अब एक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, प्रकाश श्वसन की बात की थी। तो ये प्रकाश श्वसन क्या होता है? तो प्रकाश श्वसन जो है वो केवल जो है आपके C3 पादपों में होता है, C4 पादपों में ये नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषी भागों में क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन के अतिरिक्त जो श्वसन क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन जो है कार्बनिक, इसमें ऊर्जा का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर जो ये श्वसन होता है इसमें ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है और CO2 निकलती है ना, इसीलिए इसको प्रकाश श्वसन कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन द्वारा कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है। इस कारण से इसमें कोई ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इस क्रिया में भोज्य पदार्थों का श्वसन अभिक्रिया की तरह विघटन होता है, लेकिन ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। इसीलिए जो है ये नष्टकारी अभिक्रिया कहलाती है। ये क्या कहलाती है? नष्टकारी अभिक्रिया और भी इसको कहा जाता है। और इसको इस प्रकाश श्वसन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था, किसने किया था? क्रॉटकोव ने किया था, है ना। और मैंने आपको बताया ये केवल C3 पादपों में ही होती है। और ऑटो वारबर्ग ने बताया कि O2 की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण दर को संदर्भित करती है, रिटार्ड करती है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको वारबर्ग अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। वारबर्ग अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीजन के इस प्रभाव को वारबर्ग प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, ओरेगन तथा बो ने वारबर्ग प्रभाव का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में रुबिस्को के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, इस एंजाइम के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। आपको पता है ये जो एंजाइम है ये इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है ना। तो ये प्रश्न भी आता है कई बार कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है किसमें, तो कौन से एंजाइम में? तो रुबिस्को में उपस्थित होती है। अब यहाँ पर CO2 की अधिकता में क्या करता है रुबिस्को जो होता है? ये तो करता है कार्बोक्सिलेज की तरह कार्य। और जब ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है, ऑक्सीजन की अधिकता में ये क्या कर लेता है? ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह कार्य करता है। यानी दो तरह से कार्य करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तब तो रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह कार्य करता है, और जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई तो ये कार्बोक्सिलेज की जगह रुबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करता है। अब ये क्या करता है? रुबिस्को ऑक्सीकृत फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल में, अब ये फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल जो है ये देखिए PG, ये क्या होता है? 2 कार्बन युक्त होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यानी होना तो क्या चाहिए था? अगर हम नॉर्मल जो C3 चक्र चलता है उसमें क्या होना चाहिए था? उसमें RUBP के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था? 3PGA बन जाना चाहिए था, है ना। 3 कार्बन प्रोडक्ट बनना चाहिए था। लेकिन वो 3 कार्बन प्रोडक्ट नहीं बन के, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है ना। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? उस कंडीशन में ये 2 कार्बन अणु का एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको PG कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? C2 चक्र भी इसको कहते हैं। और इस कारण से क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका स्वांगीकरण कम हो जाता है। अब इस चक्र का जो अध्ययन था वो किसने किया था? डेकर और टियो, इन्होंने किया था। ये जो चक्र है बताया था आपको, प्रकाश श्वसन वाला C2 चक्र, ये बताया था डेकर और टियो ने किया था। और प्रकाश श्वसन की संपूर्ण अभिक्रिया जो है हरित लवक, अब ये 3 हरित लवक, पैरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया नामक 3 कोशिकांगों में होती है। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, 3 जो हैं आपके कोशिकांग हैं, इनके अंदर ये पूर्ण होती है और ये एक इकाई के रूप में ही इसमें कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये हमने C2 चक्र भी पढ़ लिया। तो हमने C2 चक्र इसमें पढ़ा, साथ में हमने कैम चक्र भी इसमें पढ़ा। ठीक है, और अब जी हाँ, आपके 2 प्रश्न
जल्दी से लिख लीजिए। प्रकाश श्वसन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? और दूसरा है रात्रि के समय खुलने वाले रंध्रों को क्या कहा जाता है? जल्दी से अपने कॉपी पेन में क्वेश्चंस लिखिए, इनके आंसर्स लिखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।